एवरीवन, आई होप यू हैविंग अ नाइस डे। ये मेरा 9th वीडियो है। आज हम लोग बॉटनी शुरू करने वाले हैं, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद वायरसेस। पोस्ट कोविड वायरस में बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड। ऑल्सो अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रही है वीडियो तो आप प्लीज़ वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ करना, फिर आपको दिखने लग जाएगी, है ना। ना पोस्ट कोविड काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गई है, ठीक है। तो अब ये वायरस 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 हर जगह वायरस है। तो इस वायरस व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वायरस, ठीक है। तो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिनके पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो लिविंग क्या है कि ठीक है ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ये म्यूटेट कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। इनकी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके पास खुद की कोई एंजाइम नहीं होती, ये खुद से ग्रो भी नहीं कर पाते जब तक इनको आप होस्ट ना दो, ठीक है। एंड ये इनको आप आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते, इसको स्ट्रिक्टली एक होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसकी स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू अदर थिंग्स, आप देखो कि ये बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई और म्यूटेट करते हैं। ऐसा क्यों है कि ये म्यूटेट कर जाते हैं इतनी जल्दी? सो व्हाट हैपन्स इज कि अब आपको पता है कि इनको होस्ट सेल की ज़रूरत है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इनको होस्ट चाहिए ही चाहिए। तो अब सिंस इनकी डिपेंडेंस किसी और पे है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे है, तो देयरफॉर इनके पास इनके ऊपर बहुत ही ह्यूज इवोल्यूशनरी प्रेशर रहता है, ठीक है, कि चेंज करना है अपने आप को। उतनी ही फास्ट पेस से इनको चेंज करना पड़ता है कि ताकि ऐसा ना हो कि होस्ट में कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए या इवोल्यूशनरी चेंज हो जाए जो जिनके साथ ये कीप अप नहीं कर सकते, एंड उसके वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये फिर इनके सर्वाइवल पे बात आ जाएगी। तो एक एक्सट्रीमली सर्वाइवल बेस्ड रीज़न होता है इनकी म्यूटेशन का। दूसरा है कि इतनी फास्ट ये मल्टीप्लाई करते हैं, 1 घंटे में आपके 1 बिलियन कॉपीज़ बन जाते हैं। इतनी फास्ट ये म्यूटेट करते हैं कि हो सकता है कि उनमें से एक रेप्लिकेशन के टाइम पे एक छोटा सा न्यूक्लिक एसिड एक में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है, एंड देन वो अब डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर उससे प्रोटीन बनेगा, एंड उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई म्यूटेट हो जाते हैं। फिर तीसरा है कि अब देखो म्यूटेशन का क्या है कि इवोल्यूशन होती है, ठीक है। एक जनरेशन है, दूसरे जनरेशन में थोड़े चेंजेस आए, फिर थोड़े चेंजेस आए। अब जैसे ह्यूमंस में अगर आपको इवोल्यूशन देखना है तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे रिप्रोडक्शन का साइकिल भी लंबा है, ठीक है, हमारे जनरेशन का साइकिल लंबा है। लेकिन फॉर वायरसेस ये साइकिल इतना छोटा, इतना कंडेंस्ड है कि ये जो हम लोगों को मिलेनिया लग सकता है ह्यूमंस को फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इनको 1 घंटे के अंदर लग सकता है, बिकॉज वो इतने साल में हम लोगों की जो जनरेशन 1 मिलियन साल में जितनी आएगी मान लो, तो इनकी तो 1 घंटे में आ रही है। तो देयरफॉर ये म्यूटेट बहुत जल्दी करते हैं। तो इनमें से एक म्यूटेशन के वजह से क्या हुआ कि एक रेट्रोवायरस टाइप की चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये रेट्रोवायरस क्या है कि अब हम लोगों को पता है कि चलो हर चीज़ में ऐसा होता है कि डीएनए से आरएनए बनेगी एंड उससे आपको प्रोटीन बन के देते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। लेकिन रेट्रोवायरस में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए नहीं बनता। पहले आरएनए जो इनका रहता है, इनके पास बस एक आरएनए रहता है। ये आरएनए क्या करता है, पहले डीएनए बनाता है, फिर उस सेल को जिसको इसको इन्फेक्ट करना है उसको ये ऐसे मैनिपुलेट करता है, फिर उसके बाद उसके मैकेनिज्म्स को हाईजैक करके फिर डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनाते रहता है। तो दिस रेट्रोवायरस ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि एक्सट्रीमली हाई रेट्स ऑफ म्यूटेशन रहता है वायरसेस में, ठीक है। नाउ अब ये सारी चीज़ें हैं, तो जब इतनी छोटी चीज़ है तो हाउ वाज इट फाउंड आउट, ठीक है, डिस्कवर कैसे किया लोगों ने? तो एक टोबैको प्लांट थी, उसमें मोज़ैक डिजीज़ हो रखी थी, ठीक है। तो इवानोव्स्की जो थे उन्होंने बोला कि अब तो मैं ढूंढ के दिखाऊंगा कि ये कौन सी बैक्टीरिया है। उस समय तक बस बैक्टीरिया के बारे में पता था। तो इन्होंने एक फिल्म डाली, ठीक है, बोला कि ठीक है यहाँ पे अब जो भी बहुत ही छोटे छोटे पोर्स थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है इसमें जो भी बैक्टीरिया आएगी तो मैं तो देख ही लूँगा। बट ये सॉ कि इवन जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया उस समय के नोन थे वो भी इसके पास से मतलब कि वो भी क्रॉस हो गई, ठीक है। तो उससे भी छोटी कोई चीज़ ऐसी थी जो कि इसको इन्फेक्ट कर रही थी, क्योंकि ये इसमें हम लोगों को दिख नहीं रहा था, उस लोगों को दिख नहीं रहा था कोई चीज़, ठीक है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को जब स्प्रे करा एक हेल्दी प्लांट में तो ही सॉ कि अरे ये तो इन्फेक्ट हो गई, ठीक है ना। लेकिन इवानोव्स्की जो है ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो करा, लेकिन ही कुड नॉट फिगर आउट कि है क्या चीज़। उसके बाद देयर वाज समबडी कॉल्ड मार्टिनस जिन्होंने इसको एक स्टेप आगे लेके गए वो, ठीक है। ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग कि अरे फिर एक हेल्दी प्लांट में जाके उसको स्प्रे करा और फिर देखा कि वो तो सिक हो गई। देन ही फिगर्ड आउट कि एक ऐसी एक्सट्रीमली छोटी चीज़ है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटी है, ठीक है, जो कि ऐसे हवा में उसको कोई वो नहीं हो रहा, लेकिन जब वो किसी होस्ट के पास आ रही है तो वो उस समय वो एक्टिव हो जा रही है, ठीक है, एंड वो रेप्लिकेट करती है, एंड वो रेप्लिकेट बहुत ही फास्ट तरीके से करती है। तो ही सेड कि देयर इज समथिंग विच इज़ लाइक अ कंटेजियस लिविंग फ्लूइड जो कि इस प्लांट को इन्फेक्ट कर रही है,
एंड वो इस तरह से इन्फेक्ट कर रही है कि उसको बिल्कुल तहस नहस कर दे रही है. इट एक्ट्स लाइक अ पॉइजन. तो देयरफॉर ही गेव द वर्ड पॉइजन की जो लैटिन वर्ड है वहाँ से आया वायरस. ठीक है, दिस इज दी स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरस. तो अब देखो यार, वायरस तो डिस्कवर कर लिया, तो एक बिफोर वी मूव ऑन टू इट्स ओरिजिन, स्ट्रक्चर क्या है वायरस का. एक जेनेटिक मटेरियल रहता है जिसका बस एक लौता फंक्शन रहता है कि आपको कॉपी करना है. ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको बस मल्टीप्लाई, इनका एक ही जुनून रहता है कि इनको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब इस जेनेटिक मटेरियल को कवर करते हुए रहता है कैप्सिड, प्रोटीन कोट जो कि कहते हैं जिसको. ठीक है, एक प्रोटीन कोट रहता है जो कि इसको कवर करता है. लेकिन कुछ कुछ वायरसेस थोड़े फैंसी हो जाते हैं, उनके पास एक लिपिड कोटिंग भी रहती है. ठीक है, और कुछ कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि उनके पास स्पाइक्स या टेल्स रहते हैं ताकि वो और आसानी से मैनिपुलेट करके सेल को अटैक कर सकें. तो जैसे सार्स-CoV जो वायरस था, हमारा कोविड वायरस जो था, कोविड-19 वाली जो थी, उनके पास स्पाइक प्रोटीन्स थे. ठीक है, जो कि कोरोना ऑफ द सन, दे रिजेंबल्ड द कोरोना ऑफ द सन. ठीक है, तो ये इनके पास स्पाइक प्रोटीन्स थी जो कि बहुत ही ईजिली हमारे सेल को मैनिपुलेट करके उसमें एंटर कर पाती थी. और उस चीज़ को, वो जो स्पाइक प्रोटीन था उसका नाम था ACE2. ठीक है, तो दिस वॉज द स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म. तो नेचुरली पीपल थॉट कि यार ये शुरू कैसे हुआ, इसका ओरिजिन क्या है एक्चुअली. ठीक है, तो इसके ओरिजिन पे अभी भी कोई ऐसे सामंजस्य नहीं बन पाया है. ठीक है, डिफरेंट पीपल गिव, डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैव डिफरेंट हाइपोथेसिस. तो पहला हाइपोथेसिस जो है वो आया क्लमिडिया को देख के. ठीक है, क्लमिडिया बैक्टीरिया जो थी वो एक्सट्रीमली डिपेंडेंट है अपने होस्ट सेल पे. होस्ट के बिना उसका काम नहीं चलता. ठीक है, तो पीपल थॉट कि यार वायरस का भी समथिंग सिमिलर है कि बिना होस्ट के उसका काम नहीं चलता. तो हो सकता है कि एक स्मॉल इंडिपेंडेंट सेल हुआ हो कभी पहले, बहुत पहले एक स्मॉल इंडिपेंडेंट सेल था और वो एक लार्ज सेल के साथ एक पैरासिटिक रिलेशनशिप में आ गया एंड उसके बाद वो एक्सट्रीमली डिपेंडेंट हो गया उस होस्ट सेल पे. इतना ज़्यादा कि जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी जीन्स थे, फॉर एग्जांपल द जीन्स विच वॉज नीडेड टू रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन. ठीक है, जिस चीज़ को, वो वाली जीन जो चाहिए थी वो उसको बिल्कुल त्याग दिया उसने कि नहीं चाहिए ही नहीं. जब आप इतनी डिपेंडेंस है किसी पे तो आपको नहीं चाहिए खुद से अकेले में रेप्लिकेट करना. एंड हो सकता है फिर वो करते करते इवोल्यूशन होते 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 ये फिर वायरस बन गया. ये थी पहली थ्योरी ऑफ ओरिजिन. ना दूसरी थ्योरी आई देख के ट्रांसपोजोन्स को देख के. ठीक है, तो ट्रांसपोजोन्स अभी न्यूज़ में भी था काफ़ी, इसको जंपिंग जीन्स कहते हैं. तो जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजोन्स क्या होता है, इनके पास एक प्रोटीन रहती है ट्रांसपोजेज. ठीक है, तो इनका क्या होता है कि इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है कि जिसके थ्रू ये कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये अपने आप को कट करके कहीं और जाके चिपका देते हैं, मतलब क्रोमोसोम के अंदर ही, सेल के अंदर ही करते हैं ये, लेकिन अपने आप को कट करके, जैसे मान लो कि यहाँ पे कट करके इधर आके इसको चिपका दिया यहाँ पे. ठीक है, तो इनके पास ये फंक्शन है करने का खुद का. तो पीपल थॉट, साइंटिस्ट्स ने ऐसा सोचा कि देखो, मान लो हो सकता है कि एक जंपिंग जीन है. इट इज़ पॉसिबल कि एक टाइम इट इज़ पॉसिबल कि ये जो ट्रांसपोजोन्स थे, एक ऐसा टाइम आया, हो सकता है कि ऐसा टाइम आए कि इन्होंने, दे जस्ट लीव द सेल. ठीक है, सेल को छोड़ करके ये बाहर आ जाएं. एंड हो सकता है कि थ्रू इवोल्यूशन ऐसा हो कि इनके आसपास एक इवोल्यूशनरी कोटिंग आ जाए प्रोटीन्स की, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकें. एंड हो सकता है कि विद टाइम ऐसा हो कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करने लग जाएं. पहले नॉन इन्फेक्शियस है लेकिन फिर बाद में विशियस बन जाते हैं और ये इन्फेक्ट करने लग जाते हैं. तो ये दूसरी थ्योरी थी कि हो सकता है कि DNA RNA कोई है, एक मतलब DNA या RNA एस्केप कर गया जीनोम से एंड उसके बाद इट एक्वायर्ड द एबिलिटी टू मूव थ्रू सेल्स एंड देन उसके बाद दैट इज़ हाउ वायरसेस केम टू बी. फिर तीसरा है कि यार सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो थे उनके साथ ही साथ वायरस भी आ गए. ठीक है, तो ये अलग अलग ओरिजिन के थ्योरीज हैं. ठीक है, कोई भी अभी तक स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, क्लियरली प्रूव्ड नहीं है कि यही थ्योरी है. मोस्टली पीपल बिलीव कि हो सकता है कि सिंस वायरसेस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, तो हो सकता है कि अलग अलग तरह से अलग अलग वायरस उनकी शुरुआत हुई हो. तो दिस वॉज वायरसेस फॉर यू. नाउ ये वायरसेस डन है, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ बॉटनी. ठीक है, तो यार बॉटनी तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में प्लांटे के क्लासिफिकेशंस देख लिए थे. ठीक है, वी हैड सीन कि अच्छा, नाउ बिफोर दैट बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स. ठीक है, नाउ वी हैड सीन कि एरिस्टोटल जो है इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं. ठीक है, तो वी हैड सीन कि इतने पहले थे तो इनको फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा, बायोलॉजी क्यों कहा गया, तो दैट इज़ बिकॉज कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मिथ, पहले क्या होता था कि मिथ फोकलोर वगैरह के हिसाब से, मिथ फोकलोर के हिसाब से लोग ऐसे बताते थे, बायोलॉजी की बात करते थे, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली पढ़ा. ठीक है, एंड देयरफॉर इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं.
तो एरिस्टोटल ने क्या किया, फिर ही फाउंडेड लीसियम करके, ही फाउंडेड कोचिंग बोलो, स्कूल बोलो, जो भी बोलो, तो ही फाउंडेड समथिंग कॉल्ड लीसियम, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी साइंटिफिक टेम्पर वाला सिचुएशन था वहाँ पे। तो उसमें एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जो कि थियोफ्रास्टस थे, हु वेंट ऑन टू लीड एरिस्टोटल्स लीसियम, ठीक है। तो व्हाट ही डिड वाज, इन्होंने प्लांट्स को सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली, इंडिपेंडेंटली स्टडी करा, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को उनके ग्रोथ हैबिट्स, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रैक्टिकल यूजेस के हिसाब से उनको डिवाइड करा, ठीक है। एंड इन्होंने क्या किया कि उनके फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी पे फोकस करा, इतनी डिटेल में उन्होंने करा दैट ही बिकेम नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। काफ़ी डिटेल में इन्होंने बॉटनी पे ध्यान दिया था, प्लांट फिजियोलॉजी पे ध्यान दिया था। देयरफॉर एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है हम लोगों ने तो देख लिया था, ठीक है, कि क्रिप्टोगैम्स होते हैं, फेनेरोगैम्स होते हैं। इनमें से आप बताओ मुझको कि इनमें से सीड्स किसके पास होती है और किसके पास नहीं होती, ठीक है ना। क्रिप्टोगैम्स आपको पता है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होती है। थैलोफाइटा में एल्गे, फंगाई, एंड फेनेरोगैम्स आर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आप इनमें से बताओ कि इन दोनों में से मोनोकॉट और डाइकॉट किसमें होते थे, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा, इन तीनों में से कोई एक था जिसके पास कंडक्टिव टिश्यूज, दैट इज जाइलम और फ्लोएम होते थे, लेकिन बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म में होते थे। एंड बाकी दो ऐसे थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते ही नहीं थे, बिकॉज वो थैलस शेप के होते थे, ठीक है। नाउ ऐसे कुछ हम लोगों ने, हमारा कुछ ये बचा हुआ था लास्ट में कि एक छोटा सा लिस्ट ऑफ फैक्ट्स थे बेसिकली, कि हम लोगों ने लास्ट में उसमें प्लांट में छोड़ दिया था। तो दिस विल जस्ट सी टुडे एंड कल फिर प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। वाटर गोज अप थ्रू जाइलम। तो जाइलम का बेसिकली काम होता है कि पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो जाइलम इज़ अ पार्ट ऑफ कंडक्टिव टिश्यूज़, तो ये हम लोग देख लेंगे जब हम लोग टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ की बात करेंगे, देन वी विल सी जाइलम इन डिटेल, ठीक है। देन बनाना इज़ अ श्रब। तो श्रब क्या होता है, श्रब्स क्या होते हैं, वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं एक तो, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप पेड़ में देखोगे, जैसे ट्रीज में क्या होता है कि एक मेजर ट्रंक रहता है, वहाँ से निकलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, श्रब में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेम्स रहते हैं जो कि ग्राउंड से निकल जाते हैं, तो इसको श्रब कहते हैं, ठीक है। तो बनाना इज अ श्रब। नाउ ट्रोकोहेंड्रॉन जो है वो क्या है, इट इज़ अ वेसेलस एंजियोस्पर्म। तो बेसिकली हम लोगों ने जब देखा था एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स पे, कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, उनमें उनके पास जाइलम्स होती है, ठीक है। ऐसे जाइलम्स होती है जिसमें वेसल्स रहती हैं काफ़ी, ठीक है। ये वेसल्स से बहुत ही ईजिली वाटर का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता था कि इनके पास वेसल्स नहीं होती थी, इनके पास ट्रैकीड्स होती थी, ठीक है, उससे पानी आता जाता था। तो ट्रोकोहेंड्रॉन जो था, दिस इट वॉज फाउंड कि ये एंजियोस्पर्म तो है लेकिन इनके पास वेसल्स नहीं होते, इनके पास ट्रैकीड्स होते हैं। तो इसकी वजह से इसका एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हम लोगों को पता चलता है ये लिविंग फॉसिल की तरह काम करता है। हम लोगों ने लिविंग फॉसिल वाला भी देख लिया था कि इसका मतलब क्या होता है कि अभी के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हम लोगों को बहुत पुराने इनके एंसेस्टर्स की थोड़ी सी इवोल्यूशनरी हिंट्स देते हैं कि अच्छा उनका कैसा था। तो ट्रोकोहेंड्रॉन प्रॉबेबली ऐसे दिखाता है कि पुराने टाइम पे ऐसा कि बिफोर वेसल्स आए उसके पहले कैसा था, यू नो, उसके फॉर्मेशन के पहले का सिचुएशन दिखाता है, ठीक है। फिर देन क्विनाइन जो है वो सिंकोना प्लांट है, उसके बार्क से मिलती है, ठीक है। फिर गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की जीन रहती है। नाउ अगर आप अनियन कट करो तो यू क्राई बिकॉज ऑफ सल्फर, उसमें सल्फर रहती है। नाउ फर्स्ट हर्बिसाइड जो थी 2,4-D। तो व्हाट हैपेंड वाज कि 2,4-D जो थी उसके पहले जो वीड्स होते थे बहुत ही उनको हटाना मुश्किल का काम होता था, ठीक है। बहुत ही मैनुअली करना पड़ता था। जो केमिकल्स होते थे वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होते थे, सबको मार देते थे, यू नो, कोई सिलेक्टिव केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज कि ऑक्सिन्स डिस्कवर किया गया, ठीक है। ये तो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्ली बाद में जब प्लांट फिजियोलॉजी का करेंगे तो। बट ऑक्सिन्स जो थे ऐसे हार्मोन्स थे जो कि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते थे, ठीक है। लोगों ने फिर देखा कि अच्छा ठीक है, इसका सिंथेटिक एनालॉग बना सकते हैं कि इसको सिंथेटिकली इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा है कि प्लांट्स ऐसे ग्रो करते रह जाएंगे। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि World War II के टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि अरे अगर ये जो प्लांट्स हैं, ये जो सिंथेटिक एनालॉग्स हैं इसके, ये कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा दे दो तो इतना ज़्यादा ग्रो कर देते हैं प्लांट को कि वो मर जाता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं कि उनके पास न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो जाती है एंड देन इट डाइज, ठीक है। फिर उसके बाद तो फिर देखो जैसे World War II में दैट इज़ हाउ 2,4-D केम टू बी, ठीक है।
ठीक है। ये जब आया तो उसके बाद इसकी वजह से बहुत पहले तो बहुत ही सीक्रेटिव था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको इसकी कमर्शियल यूजेज शुरू हो गई थी। एंड अभी भी आज भी ये बहुत ही एक पोटेंट और इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड माना जाता है, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड आइकर्निया क्रैसिपिस, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल बिकॉज एक बहुत ही अग्रेसिव इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है, बहुत ही अग्रेसिवली ये नेटिव स्पीशीज़ को मार देते हैं, तो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। नाउ सॉइल से रूट में जो ट्रांसफ़र होता है वो ओस्मोसिस से होता है। ओस्मोसिस क्या होता है? व्हेन वी वर रीडिंग सेल मेम्ब्रेन तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था, ठीक है। तो ओस्मोसिस इज ऑल्सो इट ऑल्सो हैपन्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली, ठीक है, कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, उससे ओस्मोसिस होती है। और इसमें क्या होता है कि आपको पता है ना कि सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है। कि जैसे जिस चीज़ में डिजॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व करना होता है उसको सोल्यूट कहते हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन था एंड वो वहाँ से लेकर के ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे थोड़ा कम सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ तक जाता है, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। एंड इसमें बस सॉल्वेंट मूव करती है, जबकि डिफ्यूजन इसका ऑपोजिट होता है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करती है, ठीक है। एंड उसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट रहती है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑस्मोसिस फॉर यू। देन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जो कि सॉइल ऐसे सॉइल्स में ग्रो करते हैं जो कि डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन होता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि नाइट्रोजन का यूज़ करता है प्लांट्स किस चीज़ के लिए? पहले तो अमीनो एसिड बनाने के लिए, फिर न्यूक्लिक एसिड उससे बनता है एंड क्लोरोफिल की भी जनरेशन के लिए नाइट्रोजन को चाहिए, नाइट्रोजन का ज़रूरत है, ठीक है। तो अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो ऐसी जगह पे है जहाँ पे इनके सॉइल के पास नाइट्रोजन ही नहीं है। सो व्हाट दे डू इज़ कि ये नाइट्रोजन जो है इंसेक्ट खा के, मतलब खाते क्या है, मतलब वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनसे डिराइव करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि वो सॉइल डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन में भी वो ग्रो कर पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनका नॉर्मल फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो भी होता है, बट वो इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स। नाउ न्यूमैटोफोर्स क्या होता है कि जैसे हैलोफाइट्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही वाटर लॉक्ड कंडीशंस में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब नीचे तो वाटर लॉक्ड कंडीशन है, वहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन चाहिए ऑक्सीजन, तो ये ग्रेविटी को डिफाई करके ऊपर के साइड इनकी जो रूट्स आती है उनको कहते हैं न्यूमैटोफोर्स, ठीक है। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड लेमन ग्रास जो कि एक नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह काम करता है। तो दिस इज़ बॉटनी का शुरुआत वाला पार्ट। आज हम लोगों ने वायरस एंड बॉटनी देखी। अगर आपको कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट है जो समझने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं आ रही है समझ, या फिर एनीथिंग दैट यू वांट मी टू इम्प्रूव, आप प्लीज़ मुझको कमेंट्स में बताना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।